वैलेंटाइन डे जो कॉन्सेप्ट है इसे हम मनाते हैं लव के सेलिब्रेशन में, लेकिन लव से इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत ही हाईली कॉमोडिटाइज्ड हो चुका है ये दिन ऑलरेडी। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये इस लेवल पे इंसेनली कॉमोडिटाइज्ड हो जाएगा, इस लेवल पे कि इसको लेकर अलग अलग तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक विद्रोह की आवाज़ भी उठेगी। और उसे लीड करने वाले लोग जो होंगे वो अधिकांश यंग पॉपुलेशन होंगे। क्यों? उसका एक कारण है, उसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जब भी वैलेंटाइन डे नज़दीक आता है तो युवाओं में फोमो बढ़ जाता है। युवाओं में ये शब्द काफ़ी प्रचलित है आज, फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। और जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो एक हलचल सी मच जाती है, खासकर 20 से 24-25 साल के युवाओं में। और उन्हें अपनी सेल्फ वर्थ इससे वो जोड़ देते हैं इससे कि अगर मैं सिंगल हूँ तो अ, मेरी सेल्फ वर्थ कम है, और दे स्टार्ट सल्किंग, और उन्हें बहुत बुरा लगने लगता है। ये जो एंग्जाइटी है ये एक एक सच्चाई से तो बहुत दूर है ही, एक हिपोथेटिकल, एक इनडायरेक्ट ब्रेन वॉशिंग है, एक कंडीशनिंग है। और जैसा मैंने कहा कि जो प्रेम, जो लव का जो कॉन्सेप्ट है, उससे इसका लेना देना दूर दूर तक नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर वैलेंटाइन डे का लेना देना डेटिंग से है, मैरिज से तो नहीं है, डेटिंग से है, लव और डेटिंग से है, तो मेरी आपको एक खुली चैलेंज है कि आप डिफाइन करें डेटिंग को। ये जो शब्द है डेटिंग, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप इस शब्द को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। मेन एंड वुमेन सी दिस वर्ड, दिस आइडिया ऑफ डेटिंग डिफरेंटली। जो इंटरप्रिटेशंस हैं जो पुरुष और स्त्री के मनोवैज्ञानिक तल पे, वो इस शब्द की जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो बहुत अलग हैं, और वो कभी मिलने वाले नहीं हैं। यही कारण है कि जितने भी डेटिंग ऐप्स हैं जो बने, अलग अलग दुनिया के देशों में बने, अलग अलग इंजीनियर्स ने बनाए, और कुछ लोगों ने तो बहुत ही सैंपल सर्वे के बाद बनाया, लेकिन सभी डेटिंग ऐप्स फेल होते दिख रहे हैं। क्योंकि उसका कारण ये है कि डेटिंग ऐप्स में जो मेन एंड वुमेन को साथ लाया गया है, उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी आइडिया जो है, ये जो डेटिंग शब्द है वो बहुत अलग है, बहुत पोलर अपोजिट है। और जब ऑफलाइन वर्ल्ड में अगर आप एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए क्योंकि आप में वो दूरी थी, तो यहाँ पे तो वो दूरी और भी बढ़ जाती है। और उसके बाद फिर वही सेम अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, एंग्जाइटी वही बच जाती है आपके पास। तो ये जो 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 आइडिया है फोमो का, जो युवाओं में होता है खासकर हर साल वैलेंटाइन डे के पहले, कि सबके पास पार्टनर है, मेरे पास नहीं है, मैं सिंगल हूँ। और उसके बाद एक बेचैनी, एक अफसोस होने लगता है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। आज से 15 साल पहले मैं बैंगलोर में था एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, और मेरी मॉर्निंग शिफ्ट हुआ करती थी। तो मैं करीब दोपहर का टाइम रहा होगा, मैं आराम कर रहा था अपनी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद। और उस समय हमारे पास न्यू एज चैनल्स आए नहीं थे इस तरीके के, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम। तो उस समय लोकल सिटी केबल चैनल हुआ करते थे, न्यूज़ चैनल्स। और बैंगलोर के जो लोकल चैनल है उसको मैं देख रहा था। वहाँ पे जो एंकर थी, शायद वो लोकल आरजे भी थी वहाँ के एफएम में। तो वो अलग अलग लोगों की राय ले रही थी, जो बाइट्स होते हैं जो लोग लेते हैं, एंकर्स लोग इवेंट्स में। उसके बाद उन्होंने कैमरा एक ऐसे लड़के की तरफ मोड़ दिया जो बहुत परेशान दिख रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और आई एम फीलिंग वेरी सैड। अभी भी 4 घंटे बचे हैं, कोई आ सकता है तो प्लीज़ आ जाइए। मैं गरुड़ा मॉल में खड़ा हूँ। उस वक्त बेंगलुरु में नया नया एक गरुड़ा मॉल बना था, एम जी रोड, ब्रिकेट रोड के साइड। तो वो कह रहे हैं कि मैं सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, कोई प्रोग्राम देख रहा है तो प्लीज़ इफ़ एनी गर्ल कैन कम एंड जॉइन मी एंड बी माई वैलेंटाइन, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये कहना चाह रहा था उस लड़के से, अगर मैं उसके सामने होता तो मैं कहना चाहता उसे कि भाई 3 घंटे में क्या कर लेगा तू, कौन सी बात बन जाएगी तेरी। ये कोई 3 घंटे में तो सेटिंग ऐसी होती नहीं है। अगर आपको उस तरीके से भी क्लासिकल वे में डेटिंग की जो परिभाषा है वो आपको अगर
वो भी अगर उस तरीके से भी अगर देखना है तो आपको 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले आपको मिलना पड़ता है। फिर कई बार मिलना पड़ता है, एक-दूसरे को समझना पड़ता है, तब जाके आप वैलेंटाइन डे मना पाते हैं उस तरीके से। तो ये एक ऐसी बेचैनी के बारे में बताता है कि जिसका सीधा लेना-देना फ़ोमो से है। यार हर कोई मना रहा है वैलेंटाइन डे, हर किसी कपल्स पार्टनर्स हैं और मैं भी एक युवा हूँ और मैं डेट नहीं कर पा रहा हूँ और वो ये कह रहे हैं कि यार 3 घंटे बचे हैं, गरुड़ा मॉल में आ जाइए कोई प्रोग्राम देखकर। बहुत दया आती है अगर आपने भी वो प्रोग्राम देखा होता। एक ह्यूमन लेवल पे जो एक एम्पैथी होती है, वो एम्पैथी मैंने महसूस किया। आई कुड फ़ील द पेन ऑफ दिस गाय। और केवल ये उसकी बात नहीं है, उस लड़के की बात नहीं थी। ये जो 18 से जो 25-26 के एज ग्रुप के अधिकांश जो लड़के-लड़कियाँ होती हैं, ये उनकी समस्या है। और ये पिछले 10-15 सालों में बिल्कुल ये समस्या कंपाउंड हो गई है। जब से ये इंटरनेट के बाद, ख़ासकर सोशल मीडिया आने के बाद और जो जो न्यू एज ऐप्स में जो हिपोथेटिकल काल्पनिक दुनिया दिखाई जाती है शो ऑफ की, फ़िल्टर्ड जो भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ डाले जाते हैं, सच्चाई में कुछ और होती है बात और वर्चुअल वर्ल्ड में हम देखते हैं। वर्चुअल रियलिटी का समय है। सबसे पहली बात तो ये जो वर्ड है वर्चुअल रियलिटी, ये एक मिसनोमर है, ऑक्सीमोरन है क्योंकि रियलिटी वर्चुअल हो नहीं सकती। तो ख़ैर ये इसका कारण जो भी रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे उस लड़के को मैंने दर्द में देखा था, हर साल वैलेंटाइन डे में ये होता है कि आप देखेंगे कि फ़रवरी 8, 9, 10 आते-आते सबके मन में, युवाओं के मन में एक एक अफ़सोस दिखने लगेगा आपको कि कोई नहीं है इस साल यार, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इस वैलेंटाइन डे। ये कुछ अफ़सोस वैसा भी होता है जो 31 दिसंबर को, कि हर कोई पार्टी कर रहा है, कुछ हो रहा है और ये फोमो कि मैं पार्टी नहीं कर पा रहा हूँ। हालाँकि उसका कोई लेना-देना नहीं है, पृथ्वी बदल नहीं जाती और कोई सोलर सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होता 31 दिसंबर और 1 जनवरी को। और कैलेंडर जो है, ये हमारा एक 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 काल्पनिक हमने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है कैलेंडर की। आपका कैलेंडर, मेरा कैलेंडर एक नहीं होता। ये जो हम बात कहते हैं कि सबका कैलेंडर बदल गया, एक नया साल आ गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो योर कैलेंडर एंड माय कैलेंडर आर नॉट सेम। Everyone is living at a very different levels, uh, and we are living our life differently. बट हमें ऐसा बताया जाता है, एक एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी जाती है जहाँ पे नाउ यू हैव टू लिव अप टू दैट हाइप। एक हिपोथेटिकल, एक काल्पनिक बात और उसको लेकर फोम होता है कि क्या क्या हो रहा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं और आई एम मिसिंग द बस। ये जो फीलिंग है, ये बहुत ही ये पेनफुल एक एक फीलिंग है। और अगर हमने इसे आज नहीं इसे चेक किया तो आने वाले समय में तो ये समस्या और भी गंभीर होगी। अब सवाल है कि हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं, लगाम कैसे लगा सकते हैं। वो तो हम कर नहीं सकते कि कुछ जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो अलग-अलग देशों में हैं राइट विंग ग्रुप्स ऐसे, तो वो मोरल जो पुलिसिंग का काम करते हैं, वो तो बहुत ही एक बचकानी बात है, बहुत ही बेकार सी बात है। आप सीधे तरीके से आप प्रेम पे तो पहरा नहीं लगा सकते क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया बहुत डाइवर्स है। ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे हैं, जिनके माँ-बाप परेशान हैं कि उनकी शादियाँ नहीं हो रही। वो कह रहे हैं आप जाइए, आप किसी से डेट कीजिए, आप अपनी शादी कीजिए और उन्हें पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं कि हम 2 युवाओं को प्रेम नहीं करने देंगे। ये बहुत ही अजीब-सी लगेगी बात अगर आप थर्ड स्टैंड पॉइंट में होकर देखेंगे कि दुनिया में किस तरीके का एक केओस हो गया है। और इस ये केओस इसलिए है क्योंकि एक जो व्यवस्था थी बनी बनाई हज़ारों सालों की, उसे हमने तोड़ा है। अब इस व्यवस्था से मेरा मतलब क्या है? क्या मेरा मतलब है पुरानी जो अरेंज मैरिज की जो बात थी, जो सेम ओल्ड ट्रेडिशनल जो एक इंस्टीट्यूशन चला रहा था, क्या मैं उसकी ओर इशारा कर रहा हूँ? तो फिर इसमें लव मैरिज की कोई गुंजाइश नहीं है, क्या ये मेरा मतलब है? जी नहीं। आपने अगर पढ़ा है तो गंधर्व विवाह नाम का एक कॉन्सेप्ट तो हमेशा से रहा है यहाँ पे। तो बात इसकी नहीं है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से किसे चुना जाए। बात ये है कि द मैरिज शुड वर्क, लव मैरिज शुड बी अरेंज्ड एंड अरेंज्ड मैरिज शुड बी लव्ड। एक टाइम के बाद अगर आप लव मैरिज करते हैं, लव एक टाइम के बाद जब फेड कर जाता है वो जो उमंग उत्साह, उसके बाद आपके अरेंजमेंट क्या है? अगर 2 मैच्योर लोग हैं, 2 स्पिरिचुअल लोग हैं, तो वो अरेंज कर लेते हैं अपनी लाइफ को और अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छी कटती है ज़िंदगी।
दूसरी तरफ अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं, अरेंजमेंट हो गई, उसके बाद क्या आप एक दूसरे में लव क्रिएट कर सकें, प्रेम पैदा कर सकें एक दूसरे में, वहाँ पे आपकी बात बनेगी या बिगड़ी। तो दोनों ही मैरिज काम कर सकते हैं अगर उस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन यहाँ मैरिज की तो हम बात ही नहीं करते वैलेंटाइंस डे को। वैलेंटाइंस डे को तो हम सीधे तरीके से डेटिंग से हम उसका मतलब निकालते हैं। और अभी मैंने आपको कहा कि डेटिंग का ही हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं। ये तो फॉरेन से आया कहीं से, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉरेन से आया है तो गलत है। मैं उस ईस्ट वेस्ट के डिवाइड में ही नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आया कहीं बाहर से, ये जो कॉन्सेप्ट है, उनका बैकड्रॉप कुछ और होगा और हमने उसे सही तरीके से समझा नहीं, लोकलाइज़ हमने सही तरीके से किया नहीं। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि डाइवोर्स रेट्स कितने हैं। कुछ-कुछ ऐसे-ऐसे कंट्रीज़ हैं, अमेरिका में तो 50% से ज़्यादा है, हमारे देश में 1% है डाइवोर्स रेट, जो फिर भी हमें ज़्यादा लग रहा है, लगना चाहिए। क्योंकि इतना भी नहीं होना चाहिए 1%। क्योंकि अगर आप पिछले दशक की बात करें तो आउट ऑफ एवरी 1000 मैरिजेस 7.40 डाइवोर्स रेट्स होता था। आज 13 हो गया है। 13 आउट ऑफ एवरी 1000 मैरिजेस ब्रेक हो रही हैं। ये भी चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी अभी स्थिति उतनी विकराल रूप नहीं उसने लिया है। फिर भी 1% है तो आप कह सकते हैं कि दैट्स ओके। बट अमेरिका में 50% है, 45% है। ये कोई हँसी मज़ाक की बात नहीं है। यूरोप में कुछ-कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 60-70% है डाइवोर्स रेट्स, 80% है, 83% है। और शायद अगर आंकड़े सही हों, पोर्तुगल या किसी कंट्री में 92-93% है। ये तो मज़ाक है। अगर किसी देश में अगर डाइवोर्स 93% की रेशियो में है तो वहाँ पे मैरिज ही नहीं करना चाहिए। और यही होता है, इसलिए वहाँ पे मैरिज एक मज़ाक है, आज से नहीं, सालों से, सदियों से। हमारे देश में डाइवोर्स का कोई एक ऑल्टर वर्ड नहीं है ट्रांसलेशन में। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हमारे लोकल अ, हमारे कल्चर में इसका कोई शब्द नहीं था। जब तक कि हमने बाद में फिर लॉ बनाकर और उसके प्रावधान नहीं किए हों, वो अलग विषय है। वो एक बहुत अलग ही डिबेट में वो जाएगा। लेकिन हम बांध तो नहीं सकते किसी को। अगर बिल्कुल ही अगर रहने लायक सिचुएशन नहीं है, तो अलाउ तो हमें करना पड़ेगा कि ठीक है, आप अलग हो सकते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शंस होंगे। और मैंने एक बात को रियलाइज़ किया है कि एक्सेप्शंस जो होते हैं, अपवाद, वो नियम को झुठलाते नहीं हैं, नियम को साबित करते हैं। एक्सेप्शंस डू नॉट डिफाई रूल, दे प्रूव द रूल। तो एक्सेप्शंस रहने चाहिए। और मैं ऐसा कहूँगा कि बिल्कुल हमें ये स्वतंत्रता तो देनी चाहिए कि जिसे अलग होना है वो हो। लेकिन ये एक्सेप्शंस की तरह हो, ये रूटीन ना बन जाए। आज अगर हम सब कुछ बाहर से कॉपी करना चाहते हैं तो ये रूटीन बन जाएगा बाहर की तरह। 50%, 60, 70, 80%, जो कि मजाक बन जाएगा ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो इसीलिए अगर वो दिन नहीं हमें देखना है तो इसे एक्सेप्शंस की तरह ही हम ट्रीट करें कि ठीक है, बिल्कुल अगर रहने लायक हालत नहीं है, बात नहीं बन रही है मेडिएशन के बाद भी, तो ठीक है, आप अलग हो जाइए। दिस इज़ लाइक एन एक्सेप्शन। बट मेजरली जो रूल है वो यही है कि हम तो सोच नहीं सकते। दूसरे देशों में होती होगी ये बात, हम नहीं सोच सकते। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैरिज से फैमिली जुड़ी होती है। मैरिज का लेना देना सस्टेनेबिलिटी से भी है। पश्चिम के देशों में सस्टेनेबिलिटी पे समिट्स करने पड़ते हैं उन्हें। और अलग-अलग तरीके से इकोलॉजी, क्लाइमेट, सस्टेनेबिलिटी समिट्स इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि उनकी इंडिविजुअल सोसाइटी है। हमारे यहाँ एक बाय डिज़ाइन एक फैमिली लाइफ स्ट्रक्चर जो था उसका लेना-देना भावी पीढ़ी से था। लेकिन जब आप इंडिविजुअल बनने लगते हैं तो आपको भावी पीढ़ी के बारे में, आप संतान के बारे में नहीं सोचते। आप अपने बारे में सोचते हैं। आप 30 के रहते हैं फिर भी आपको लगता है कि मैं ही हूँ, मेरी दुनिया। 40 में भी वही लगता है, 50 में भी लगता है, 60 में भी वही लगता है। लेकिन जब आप बच्चे थे तो आप चाहते थे कि आपके माता पिता अलग ना हों, साथ रहें। आज आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अलग हो जाना चाहिए अगर प्रॉब्लम हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और बच्चों पे क्या गुजरेगा, किस ट्रॉमा से वो गुजरेंगे, आप वो कहते हैं वो एडजस्ट कर लेंगे। नहीं नहीं, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने जब इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच अपनाया बाहर से, तो आपने इस सस्टेनेबिलिटी को बैक सीट में रख दिया था, जिसको लेकर बाहर की जनता जो है वेस्ट में, वो रो रही है आज। और हम इस चीज़ को, बीमारी को अपनाना चाहते हैं।
तो अभी मैंने कहा कि ये मैरिज की बात है और जो वैलेंटाइन डे का जो कॉन्सेप्ट है, इसका लेना-देना मैरिज से नहीं है, डेटिंग से है। और डेटिंग मैंने आपको अभी फिर कहा कि डेटिंग इज़ अ वेरी, वेरी इल्यूज़री वर्ड। इट हैज़ नो यूनिफ़ॉर्म डेफिनिशन। मेन एंड वुमेन इंटरप्रेट डेटिंग डिफरेंटली। इसीलिए तो डेटिंग ऐप्स पे बात नहीं बन पाती। तो हम में से कौन है जो डिफ़ाइन कर सकता है इस शब्द को? कोई डेफिनेशन नहीं है। एक एक ख़याली पुलाव है अपने मन में कि वी विल मीट, और हम डेटिंग ऐप्स पे ये लिख देते हैं, लुकिंग फॉर समथिंग मीनिंगफुल। व्हाट इज़ दैट समथिंग मीनिंगफुल? ये केवल बोलने की बात है। एक समथिंग फॉर इमेजिनेशन लगता है समथिंग मीनिंगफुल। और हम ये लिखते हैं कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर समथिंग कैजुअल, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म। ये क्या होता है लॉन्ग टर्म? क्या होता है लॉन्ग टर्म? आप कहेंगे कंपेनियनशिप, लिव इन, लेकिन फिर ये उसी दिशा में जाएगा कि इंडिविजुअलिस्टिक ही आपकी अप्रोच रहेगी और सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलेगी वहाँ पे। मतलब आगे की पीढ़ी के बारे में आप नहीं सोचेंगे। आप फिर वही सोचेंगे कि आगे की जो पीढ़ी आएगी, बाद में जो दुनिया आएगी वो जाए भाड़ में, और मेरी लाइफ, दिस इज़ माई लाइफ, माई बिजनेस, एंड दैट्स इट। तो वो तरीका भी सही है, लेकिन अगर विश्व को बचाना है, सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है, तो ये अप्रोच तो वर्क नहीं कर सकता, मास लेवल पे तो वर्क नहीं कर सकता। इसीलिए मास लेवल पे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत भ्रामक है कि डेटिंग पार्टनर्स ढूँढना केवल वैलेंटाइन डे को, और फिर उसके बाद ब्रेकअप हो गया, फिर उस ब्रेकअप के पेन से आप गुज़रते हैं, वो एक अलग ही एंग्ज़ायटी का एक ड्रामा चलता है। तो हमारे देश में प्राचीन काल में जो सिस्टम हमने बनाया था, ये जो इश्यू है ना, ये मशीन की तरह तो स्विच ऑन स्विच ऑफ होता नहीं है, इमोशंस की बात है। इसे हमने टैकल कर लिया था सबसे पहले बहुत अर्ली स्टेज में, और उसके बाद हम बाकी मीनिंगफुल चीज़ों पे हम अपनी ऊर्जा वो लगा सकें, क्योंकि वो ऊर्जा हमारी इस तरीके से बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड हमें परेशान नहीं कर रही थी कि उसके रूप में, इस एंग्ज़ायटी के रूप में, इस घबराहट, बेचैनी के रूप में, क्योंकि हमने उस ऊर्जा को एक सही रूप दे दिया था। और इसीलिए ये जो इंस्टीट्यूशंस जो हमने बनाए हैं हिस्टोरिकली, सिर्फ भारत में ही नहीं, अलग-अलग सभ्यताओं ने ऐसा किया था। और एक समय था जब पूरे विश्व की अलग-अलग सभ्यताएँ बहुत उन्नत थी, और यही वो कालखंड है जहाँ पे सही मायने में पूरे समाज में प्रेम था। प्रेम की जो सच्ची परिभाषा है, वो इस इ इन कालखंडों में थी, जब हमने अलग-अलग रिलीजन्स को उभरते देखा विश्व के अलग-अलग प्रांत में। और यही सब वो टाइमलाइन्स हैं जहाँ पे आज की अधिकांश जो फिलॉसफीज़ है, जो आज अच्छी लगती है हमें, रिलीजन्स जो आज अच्छे लगते हैं, वो सब उसी इसी टाइम में लिखे गए पूरे विश्व में। 2500 साल पहले पूरे विश्व के अलग-अलग प्रांत में ऐसे-ऐसे महान लोग हुए। चाहे वो भारत की बात करें, चीन की बात करें, ग्रीस में की बात करें, आप अलग-अलग देशों में उन्होंने पूरे दुनिया को बदल कर रख दिया। ये केवल एक सीमित भारत तक थी ऐसी बात नहीं है। चीन में हुए एक से एक बड़े लोग हुए, कन्फ्यूशियस हुए, चुआंगसू हुआ, लाओ त्से हुआ, भारत में हुए उस समय बड़े-बड़े लोग हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, मखली कुशाल हुए, संजय बेलटिपुत्र हुए, प्रबुद्ध कात्यायन, और दक्षिण भारत में एक से बढ़कर एक संत हुए, संत तिरुवल्लुवर हुए। उसी समय ग्रीक में सुकरात, एरिस्टोटल, प्लेटो, प्लॉटिनस, सभी बड़े-बड़े नाम उस टाइमलाइन में हुए, अलग-अलग प्रांत में। इन्होंने विश्व को एक नई दिशा दी, और सही मायने में समाज में प्रेम उस समय था। जो प्रेम की जो सच्ची परिभाषा हो सकती है, वो तब थी, आज नहीं है। आज एक कमोडिटाइज़्ड एक वर्ज़न है, और उसका कारण ये है कि मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि प्रेम 3 चरण में है। पहला चरण है जहाँ पे हम केवल अट्रैक्शन देखते हैं और हम कुछ पाना चाहते हैं किसी से, वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द जूस आउट ऑफ सम पर्सन, समवन, और वो हमें नहीं मिलता, अगर वहाँ से रिटर्न नहीं आता है तो हमें गुस्सा आता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और यही इसी का लेना देना वैलेंटाइन डे से, ये थर्ड रैंक्ड जो तीसरा स्टेज है, हमारी सभी कंटेंट, हमारी सभी फिल्में, हमारे सभी आधुनिक साहित्य, जो भी जो जो रोमांटिक जॉनर को कैटर करते हैं, इसी तीसरे तल के आगे घूमते हैं। तो इसीलिए समाज में ये जो फ़िल्में हैं, फ़िल्म के जो पर्सनैलिटीज़ हैं, या इस तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स हैं,
इनके प्रति एक गुस्सा होता है क्योंकि ये रियल लाइफ में इनका कनेक्शन बैठता ठीक नहीं है। क्योंकि ये फ़िल्मों में दिखा सकते हैं कि लव सीज़ नो बैरियर और ड्राइवर से किसी को प्यार हो गया, रियल लाइफ में ये होता नहीं है। जो एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में आप देखेंगे कि बहुत बड़े अरबपति से ही शादी करते हैं। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि समाज में एक भरोसा नहीं है, एक ट्रस्ट डेफ़िसिट है। वो इसलिए है क्योंकि जो तीसरा तल है, सबसे नीचे का जो तल है, जहाँ से ऊपर उठने की ज़रूरत है समाज को, जो हम नहीं उठ पाते इन फ़िल्मों, इन कंटेंट के माध्यम से। ये दूसरा जो तल है, जहाँ पे लेने की भावना नहीं होती है, एक प्रेम देने का एक भाव होता है। वो एक शुद्धतम रूप है, आप कह सकते हैं। वो भी पूरी तरीके से आप उसे हाईएस्ट स्टेट ऑफ लव नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पे भी आप किसी को प्रेम देना चाहते हैं, सामने वाला अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपको बड़ी पीड़ा होती है। और ये कुछ ऐसा है जैसे कि अ, गाय जब रबाती है, अगर थन से दूध ना निकाला जाए, तो ये पीड़ा होती है कि आपके पास है प्रेम देने के लिए लेकिन कोई सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वहाँ पे भी एक गुस्सा आता है। अगर इस प्रेम को हम और शुद्धतम करते चले जाएँ, तो तीसरा तल आता है, जहाँ पे हमें समाज को ले जाने की ज़रूरत है और वहाँ पे प्रेम भक्ति बन जाती है। तभी विश्व के अलग-अलग साहित्य में इसकी चर्चा हुई कि जब प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाए ना तो सर्वस्व समर्पण अपने आप वो भावना आने लगती है और तभी जो जो दाम्पत्य जीवन हो या फिर जो 2 पार्टनर्स हैं, उनके बीच वो लव तभी डेवलप होगा जब वो एक अनकंडीशनल एक सरेंडर की बात होगी। तो ये इसके पीछे बहुत सरल सा मनोविज्ञान है। इसे हमने बहुत मज़ाक उड़ाया है इसका आज के समय में। लेकिन ये साइकोलॉजी बहुत सिंपल है कि व्हेन योर लव गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रेयर एंड वर्शिप, you become love. You are not taking love or you are not giving love. You become love. You become loving. एंड वहीं पे जब दो लविंग पीपल जब साथ रहते हैं तो वहाँ पे बहुत खुशी खुशी रहते हैं और उनके जो संतान होते हैं जब देखते हैं कि अपने पेरेंट्स को, अपने इर्द गिर्द बड़े बड़े लोगों को देखते हैं प्रेमपूर्ण रहते हुए माहौल में और ये देखते हैं कि वो लोग लड़ते झगड़ते नहीं हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, ये जो पीढ़ी निकलती है वो आगे चल के आध्यात्मिक होती है और वो भी वैसे ही प्रेमपूर्ण हो जाती है और उनके द्वारा बड़ी बड़ी जो एक लाइफ की हाईएस्ट फिलॉसफीज है वो बनती है। तो समाज ऐसे बेहतर बनता है। ऐसे कालखंड थे हमारे पास जब हम उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे। हमारे यहाँ नारद की जो जो भक्ति सूत्र है शायद उसमें इसी बात को कही गई है बात कि यहाँ जो प्रेम की परिभाषा है ना वो ऐसी है कि हमारे शास्त्रों में कि प्रेम की जो परिभाषा है वो भक्ति है और अगर उससे पीछे है तो कुछ कमी रह गई। और इसीलिए मैंने 3 चरण की जो बात की प्रेम की, वो इसीलिए कही। और हम जो समझते हैं जो जो एक जो डेटिंग से जिसका लेना-देना है, जिसको लेकर वैलेंटाइन डे हम मनाते हैं, कॉमेडिटाइज़्ड वर्ज़न फ़िल्मों में जो दिखाया जाता है, रिवेंज स्टोरीज़ एंड डेटिंग कॉन्सेप्ट, वो बिल्कुल ही तीसरा तल है, नीचे का तल है। शुरुआत वहाँ से हो सकती है लेकिन वहाँ अगर रुक गए, जो हम करते हैं, वहाँ पे बात नहीं बनेगी और उपद्रव होंगे और वही होता है। तो एक समाज जितना शुद्धतम बनाता जाएगा अपने प्रेम को, तभी वो बेहतर समाज बन सकता है। वहाँ पे उपद्रव वॉर्स कम होंगे, नहीं तो फिर बहुत ही एक वैमनस्य की भावना रहेगी उस समाज में। निसर्गदत्त महाराज ने बहुत बड़ी बात कही थी, 20वीं शताब्दी के बहुत ही एक जाने-माने प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु। उन्होंने कहा था कि माय लव फ्लोज़ आउट फ्रॉम मी लाइक फायर आउट ऑफ बॉनफायर एंड इट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटरी। कि ऐसा नहीं है कि वो जो बॉनफायर से जो आग निकलती है, तो वो ये नहीं देखती कि कोई चोर है या साधु उसके पास से जो गुज़र रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई सेंट है तो वो लपटें अधिक निकलने लगी और कोई सिनर है तो लपटें सिकुड़ जाए। उसका स्वभाव है वो जो जो फायर जो है वो इट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, किसी एक लाइन ऑफ पाथ से वो गुज़र नहीं रही है, वो है। उस दिशा में अगर हम धीरे-धीरे अपने समाज को ले जाएँ, तब मैं समझता हूँ कि सही मायने में हमारा समाज बेहतर बनेगा और
एक फिर से एक सिविलाइजेशन के रूप में जो हमारी पिनेकल थी अ, प्राचीन काल में, वो फिर से हम पा सकते हैं अगर हम उस आध्यात्मिक धारा की तरफ लौटें और इसे आज की परिभाषा में बताने की ज़रूरत है।